जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का। आज हम देख रहे हैं कि पेपर थर्ड का जो है चैप्टर नंबर थर्ड है। इस चैप्टर नंबर थर्ड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसमें पूछा क्या है। इसमें दिया गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति हुई थी उसका उद्देश्य क्या था। इसके अलावा इसमें है कि शिक्षक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में अगर देखा जाए जो सुझाव दिए गए थे वो सुझाव क्या हैं, तथा एक और क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना का औचित्य क्या था। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर हम समझेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखेंगे जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, जिस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 देशों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1947 में भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक अधिनियम आता है जिसको हम कहते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत को आज़ाद कर दिया जाता है। जब भारत आज़ाद हो जाता है तो आज़ाद होने के बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद जो भारतीय जनता थी, जो भारत के लोग थे, अब वो मांग उठाना शुरू कर देते हैं। मांग उनका क्या था कि इससे पहले तो अंग्रेज थे, यूरोपीय थे, हमें यूरोपीय शिक्षा पढ़नी पड़ती थी जो हम जबरन पढ़ रहे थे। अब जब यूरोपीय नहीं है, अब तो भारतीयों का शासन हो गया है, तो अब भारतीयों के अनुसार एक शिक्षा होनी चाहिए। तो इस चीज़ की जो है मांग जो है उठना शुरू हो जाती है। तो अगर इसकी मांग को अगर हम देखेंगे तो अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद की बात करें और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बात करें तो ये दोनों लोग जो है सरकार के पास जाते हैं। सरकार का मतलब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो यूँ कहा जाए कि उनके पास जाते हैं। तो ये कहते हैं कि अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो सलाहकार बोर्ड थे, सलाहकार बोर्ड के जो सदस्य थे, इन्होंने सरकार तक इस बातों को पहुंचाते हैं कि जनता की ये मांग है और इस मांग को जो है पूरा कीजिए। तो जब इस बात को जो है यहाँ जो है पहुंचती है, जब ये बात जो है पहुंच जाती है, तब इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। ये कहा जाता है कि ठीक है, अब इसके लिए एक आयोग का गठन कर दिया जाए। तो इसके लिए जो है एक आयोग का गठन होता है जिसको हम अखिल भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो अखिल भारतीय शिक्षा आयोग का गठन होता है। अगर हम देखें तो अखिल भारतीय शिक्षा आयोग के गठन की बात करें तो इसका गठन जो होता है वो 4 नवंबर होता है। 4 नवंबर 1948 को होता है। 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की, या यूँ कहा जाए अखिल भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हो जाती है। अब जब अखिल भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हो जाती है तो इसको देखा जाए तो इसके जो सदस्य होते हैं, तो अगर देखा जाए तो उन सदस्यों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अखिल भारतीय शिक्षा आयोग के ये अध्यक्ष बन के आते हैं और इनके साथ 10 सदस्य होते हैं, मतलब इनको मिलाकर 10 सदस्यों की एक टीम बनती है। उसी टीम को हम अखिल भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा आयोग को राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए कभी कभी अखिल भारतीय शिक्षा आयोग को जो है राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो राधा कृष्णन आयोग था या अखिल भारतीय शिक्षा जो आयोग थी उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य को हम समझते हैं। अब हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग है इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य को हम समझते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने स्वयं अपने उद्देश्य को बताया। इन्होंने बताया कि जो हमारा उद्देश्य होगा, हम देखेंगे कि जो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देंगे तथा और क्या करेंगे कि उन सुधारों के संबंध में सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे। इनके कहने का मतलब ये था कि जो भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को हम बताएंगे और सिर्फ उनकी कमियों को नहीं बताएंगे बल्कि उन कमियों को कैसे सुधारा जाए इसके लिए हम सुझाव भी देंगे। तो ये चीज़ें जो है विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षा आयोग जो है अपने उद्देश्य में शामिल करता है। वो कहता है कि हम इसके लिए रिपोर्ट भी देंगे और जो भी कमी रहेगी उस कमी को भी बताएंगे तथा उस कमी को दूर कैसे किया जाए उन सारी चीज़ों को बताएंगे।
तो वही यहाँ पे दिया गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के विषय में रिपोर्ट देना तथा उन सुधारों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए वांछनीय है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इन्होंने जो सिफारिश दिया या जो सुझाव दिया, इसको हम समझते हैं कि विश्वविद्यालय के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिया। अब हम विश्वविद्यालय के संबंध में इसके सुझाव को देख लेते हैं। पहले उद्देश्य के तहत या पहले सुझाव के तहत अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने बताया, उन्होंने कहा कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको चाहिए कि वो इस प्रकार से शिक्षा दें जिससे जो भी बालक हैं वो राजनीतिक, प्रशासन, व्यवसाय व उद्योग के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा सके, क्योंकि उस समय भारत में नेतृत्व करता चाहिए था। तो वही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो है अपना सुझाव में रखा। उन्होंने कहा कि जो है राजनीतिक, प्रशासन, व्यवसाय व उद्योग के प्रति जो है वो नेतृत्व कर सके, ऐसे बालक को, इस प्रकार से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। तथा इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा हो जो बालकों को एकदम उत्तम नागरिक बना दे, एक अच्छा व्यक्ति बनाए, जिससे जो है प्रजातंत्रात्मक जो शासन है वो सफलतापूर्वक चलता रहे। तो जो है ये बात जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा। इसके अलावा जो और अन्य बातें हैं उसको भी हम देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा ये भी बताया गया कि ऐसे व्यक्ति का बालकों का इस तरह से विकास किया जाए जिससे उनके सिर्फ मस्तिष्क का विकास नहीं बल्कि शरीर का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क और शरीर को देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसलिए विश्वविद्यालय आयोग ने इस पर भी चर्चा की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी बताया जाए जिससे बच्चों में आध्यात्म का भी विकास हो सके। इसके अलावा अगर देखा जाए, इन्होंने बताया कहा कि बालकों को इस प्रकार से शिक्षा दीजिए जिससे बालक दूरदर्शी हों, बुद्धिमान हों एवं साहसी हों। इसके अलावा अगर देखा जाए, इन्होंने कहा कि इस प्रकार की भी शिक्षा मिलनी चाहिए बालकों को जिससे विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सके, विश्व के सभी लोगों को वो अपने भाई के समान मान सके। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि जो है विश्वविद्यालय शिक्षा जो आयोग है वो शिक्षक वर्ग के विषय में क्या कहता है, उसके शिक्षक वर्ग के विषय में क्या सुझाव देता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। शिक्षक वर्ग के विषय में देखा जाए तो शिक्षक वर्ग के विषय में बताया, कहा कि अध्यापकों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दीजिए। ये बात कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। उसके अलावा इन्होंने कहा कि एक निर्धारित वेतन मिलना चाहिए शिक्षकों को और इसका निर्धारण विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग करेगा। आयोग जितना वेतन कहेगा उतना वेतन आपको शिक्षक को देना होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था की जाएगी और इस फंड में अगर देखेंगे तो जो शिक्षक होगा, शिक्षक की बात करें, और जो विश्वविद्यालय होगा, विश्वविद्यालय ये दोनों लोग जो है पैसा देंगे। इसमें अगर देखा जाए दोनों लोगों के लिए ये कहा गया कि ये दोनों लोग 8% देंगे, दोनों लोग 8% देंगे, जिससे जो है प्रोविडेंट फंड का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने सुझाव दिया, कहा कि जो भी अध्यापक हैं उनको 60 वर्ष की अवस्था में रिटायर कर दिया जाए या अवकाश पे भेज दिया जाए, तथा अगर ऐसे शिक्षक जो स्वस्थ हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हैं, उनको 64 वर्ष तक शिक्षा दिया जा सकता है, मतलब 64 वर्ष तक वो शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद उनको छुट्टी पर भेज देना है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षण स्तर के विषय में क्या सुझाव दिया, उसको हम समझते हैं। शिक्षण के स्तर में अगर देखा जाए तो इसमें बताया गया कि कला एवं विज्ञान के बारे में अगर देखा जाए कि जो कला वर्ग या विज्ञान वर्ग के हैं, इसमें अगर देखेंगे तो 3000 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन एक विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिए। अगर उससे संबंध कोई और विश्वविद्यालय खुला है तो जो संबंध विश्वविद्यालय होगा उस संबंध विश्वविद्यालय में 1500 से अधिक छात्र का एडमिशन नहीं होना चाहिए। ये जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो सत्र चलाए जाते हैं, सत्र का विभाजन किया जाए और वो भी समान अवधियों में। इन्होंने कहा कि सत्र को 3 समान अवधियों में विभाजित कर दिया जाए। इसके साथ इन्होंने बताया कि कम से कम अगर देखा जाए तो 180 दिन कार्य होना चाहिए। अगर जो है जिस दिन परीक्षा होती है अगर उसको हम काउंट ना करें,
मतलब परीक्षा के समय को छोड़ करके अगर देखा जाए तो कम से कम 180 दिन तक कार्य चलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उत्तीर्ण प्रतिशत के बारे में बताया, कहा जो उत्तीर्ण का प्रतिशत है वो 40% पाने पर ही व्यक्ति को उत्तीर्ण किया जाए, उसको पास किया जाए, अन्यथा फेल कर दिया जाए। अगर सेकंड डिवीज़न की बात किया जाए तो उसमें बताया गया कि 55% जो व्यक्ति पाएगा उसी को सेकंड डिवीज़न में रखा जाएगा। और उसके अलावा इन्होंने बताया, कहा कि जो बालक 70% पाएंगे या 70% प्लस पा जाएंगे उनको हम फर्स्ट डिवीज़न में रखेंगे। अब इसके अलावा कुछ और सुझाव है, उसको भी देख लेते हैं। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि सप्ताह एवं पक्ष में कम से कम एक बार तो अवश्य ऐसा हो जिसमें जो है लिखने के लिए कार्य दिए जाएं, इसकी बात कही गई है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें निर्धारित नहीं होना चाहिए, तथा जो बालक वहाँ पढ़ने जा रहे हैं विश्वविद्यालय में, वो किसी भी क्लास को जो है अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। मतलब किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप चल के जो है क्लास को अटेंड करिए, यहाँ इस चीज़ की छूट भी दी जाती है। तथा इन्होंने एक चीज़ और भी कहा कि सायंकालीन शिक्षा में इन्होंने बताया, कहा कि ऐसे व्यक्ति या यूँ कहा जाए कर्मचारियों के लिए इन्होंने कहा कि जो शिक्षा लेना चाह रहे हैं लेकिन अब चूंकि वो कर्मचारी हैं तो दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनके लिए शाम को शिक्षा देने के लिए सायंकालीन कक्ष की व्यवस्था की जाए, ये बात कही गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि शिक्षा के माध्यम को लेकर के विश्वविद्यालय आयोग ने क्या कहा, उसको हम समझते हैं। शिक्षा में पहली बार अगर देखा जाए तो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने बताया कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को नहीं बल्कि हिंदी में उच्च शिक्षाएं दी जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो उच्चतर माध्यमिक है या विद्यालयी स्तर है, इस उच्चतर माध्यमिक और विद्यालयी स्तर पर जो भाषा का माध्यम होना चाहिए उसमें मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा के रूप में बताया गया हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो संघीय भाषा अगर देखा जाए तो संघीय भाषा के रूप में देवनागरी को ये बताते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा के विषय में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या सुझाव दिए उसको समझते हैं। व्यावसायिक शिक्षा देखा जाए तो इसके संबंध में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने बताया, काफ़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं। इसमें जो है कृषि को जो है प्रधान के रूप, मतलब भारत को कृषि प्रधान के रूप में भी यहाँ पर देखा जाता है। तो कृषि पर अगर देखा जाए व्यवसाय के रूप में कृषि को जो है बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है। कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोत्साहन करने की बात की जाती है। जैसे जो एग्रीकल्चर भी वहाँ पर जो है, मतलब एग्रीकल्चर ही मुख्य रूप से शामिल ही था व्यवसाय के तहत अगर हम देखेंगे। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो सुझाव दिए थे वो समाप्त हो जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में हम समझेंगे, उन सब चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।